अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोगों ने तो पूछा नहीं ना कि मैं खैरियत से हूँ या नहीं। इतने दिन से गायब हूँ, कोई नावल अपलोड नहीं किया, कोई पोइट्री भी अपलोड नहीं की, लेकिन आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, खैरियत से हूँ या नहीं। चलें, फिर भी मैंने खुद ही बता दिया कि मैं खैरियत से हूँ और मसरूफ़ियत है, शिफ्टिंग की है नए घर में, तो इस वजह से मसरूफ़ियत थी। ख़वातीन को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि शिफ्टिंग के दौरान क्या हालात होते हैं। अभी भी कुछ मसरूफ़ियत रहेगी, एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो आपको कम भी मिल सकता है, इसके अलावा जो है डिले भी हो सकती है एपिसोड। दूसरी बात ये कि मैं जहाँ अब शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ जो है वो करीब में मेन रोड है, तो शोर शराबा काफ़ी होता है और आसपास कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है, तो दिन में मुझे रिकॉर्डिंग करने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ शोर शराबे से। तो रात में वक्त मिलता है और रात में फिर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता कि मैं लॉन्ग एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड कर सकूँ। तो इस वजह से ये सारे मसाइल हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। और जैसे रूटीन सेट होती है तो इंशाल्लाह ये मुश्किलात जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत शोर शराबा जो है वो बैकग्राउंड में बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहीं रहना है तो आसपास जैसा भी माहौल हो उसके साथ ही एडजस्ट करना होगा। बात करें कहानी की, तो मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिल सका कि मैं कोई कहानी रीड करती और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती। मुझे ख़ुद कोई अच्छी कहानी सर्च करने का वक्त बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल, तो जो फरमाइशी नावल है मैं उन्हें ही शेयर करूँगी। कहानी कैसी होती है कैसी नहीं ये मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता मैंने थोड़ी सी रीड की तो मुझे अच्छी लगी, थोड़ी दिलचस्प लगी, शरारती सी चुलबुली सी लगती है। आगे क्या रंग लाती है कहानी ये मैं अभी नहीं कह सकती। तो फ़िलहाल बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। कहानी का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। मुसन्निफ़ा है महरीन सईद और आप सब सुन रहे हैं इसकी एपिसोड 1। वो सारी सर झुकाए खड़ी थीं। ऐसा नहीं था कि यह उनका पहला कारनामा था। जितने उन्होंने कांड किए थे, अगर वो तारीख़ की किताब में छप जाते तो वो मशहूर हो जाती। खैर, मशहूर तो वो अब भी बहुत थीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ मिस नूर, इस कारनामे में कौन कौन शामिल है? सर उमैर ने कौन कौन पे जोर देते हुए कहा। नूर जो कि अदब से खड़ी थी। नूर और अदब, अजीब, लेकिन खैर। उसने चेहरे पे मासूमियत तारी करते हुए नैना की तरफ देखा। नैना ने फ़ौरन उसकी हिमायत करते हुए कहा, हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। जबकि निशा मैडम ने तो अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में दुपट्टा मुंह में डाल लिया, क्योंकि ये वो चूना था जो वो हर किसी को लगाती थी और ये आइंदा तो आने से रही जिसमें वो सुधर जाती। मिस नैना, इट्स योर लास्ट चांस। अगर आइंदा आपके ग्रुप का किसी कारनामे में नाम आया तो। सर उमैर ने जुमला अधूरा छोड़ के उनकी तरफ देखा। उन्होंने सर ऐसे हिलाए जैसे उनसे फर्माबरदार तो दुनिया में कोई नहीं। पता नहीं तुम सबको स्टाफ ने इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है। सर उमैर तो पता नहीं किस सदी का बदला ले रहे थे, लेकिन सर पे चढ़ाने वाली बात पे जन्नत ने बेसाख्ता सर उमैर के सर की तरफ देखा। अर्श ने जन्नत के पाँव पे अपना पाँव मारा, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही थी और उनके ग्रुप का असूल था कि जब भी उनकी बेइज्जती होती वो अगले को बोलने का पूरा मौका देती। सखावत तो उन पे ख़त्म थी, लेकिन सिर्फ इसी मामले में। और अर्श का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले, क्योंकि जाने अनजाने में वो शहद की मक्खियों को छेड़ चुकी थी। जन्नत ने अपने लाउड स्पीकर का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चीख मारी। शुक्र का मुकाम था कि स्टाफ रूम में मौजूद खिड़की का शीशा बच गया था, वरना उन बेचारियों को 1 घंटा और लेक्चर सुनना पड़ता। सर उमैर तो जन्नत को घूरते हुए स्टाफ रूम से चले गए और पीछे उन्होंने ऐसे सांस खारिज किया जैसे वो मसले कश्मीर हल कर चुकी हों। अल्हम्दुलिल्लाह, फारिया ने अपना नकाब नीचे करते हुए कहा। इस ग्रुप की वो अजीम मेंबर शरई पर्दा करती थी। वैसे ये इज़्ज़त अफजाई किस खुशी में हुई है। माही, जो कि इस तमाम अरसे में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही थी, बिलाखिर बोल पड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा वो खामोश रहती तो कूच कर जाती। नूर ने अपने दोनों हाथों से लानत माही की तरफ मुंतकिल की, जिसे उसने दिल पे हाथ रख के कबूल किया और नैना की तरफ देखा। कल मूंगफली स्टाफ रूम में खा के गए थे और छिलके यहीं रह गए थे, और सर जवाद के टेबल का शीशा भी हमसे टूटा था डार्लिंग। नैना ने मुहज़्ज़िब अल्फाज का चुनाव करते हुए कारनामा माही के गोश गुजार किया, जो कि कल बदकिस्मती से गैर हाजिर थी और इस कारनामे में हिस्सा ना लेने का दुख हुआ था उसे। वैसे सोचने की बात है कि हमारी शिकायत लगाई किसने, फारिया ने पुरसोच अंदाज में कहा, और सारे ग्रुप का दिल किया उसकी सोच पे अफसोस करें। भला ये भी कोई सोचने वाली बात थी। गर्ल्स, चलो अगली क्लास का वक्त हो गया, निशा कहती हुई स्टाफ रूम से निकल गई और वह सब उसके पीछे चल पड़ी।
जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, इर्जा को देखकर उनके हलक तक कड़वे हो गए, क्योंकि वो सब जानती थी कि अगर इस ग्रुप के खिलाफ कोई शिकायत लगा सकता है तो वो इर्जा मोहतरमा असातिज़ा की चमची का ही काम था। इग्नोर करो, नूर ने इर्जा को अपनी तरफ आते देखते हुए कहा। वो सब अपनी मखसूस जगह पर बैठ गईं। माही नैना के और नूर के दरमियान बैठी, जबकि जन्नत नैना के साथ कुर्सी पे और फारिया अर्श के साथ, जो कि नूर के साथ वाली कुर्सी पे बैठी थी। जबकि निशा अपना मैथ्स का पीरियड लेने जा चुकी थी, जबकि बाकी सब बायोलॉजी पढ़ती थी। उन्हें दूसरों से बिला वजह पंगा लेने का शौक नहीं था, लेकिन उनसे पंगा लेने वाले को वो माफ़ भी नहीं करती थी। ओह, लगता है आज ज़्यादा ही हो गई, फील तो नहीं कर ली ना? इर्जा माही और नैना की कुर्सी के सामने कुर्सी पे पाँव रख के मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, वो क्या है ना सदर अपोजिशन, हम थोड़े ढीठ बंदे हैं। माही ने खड़े होकर इर्जा के गिरे बांध से नामालूम गर्द झाड़ते हुए कहा। इर्जा की मुस्कुराहट सिमटी और उनके ग्रुप के चेहरों पे तबस्सुम उभरा। वो क्या है ना इर्जा अनवर, आइंदा हमारी शिकायत लगाओ ना तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड किया करो यार, थोड़ी सी बेइज्जती का मज़ा नहीं आता। नूर का अंदाज लापरवाह सा था। इर्जा, जो कि उनके चेहरों पे मलाल देखने का ख्वाब लाई थी, उड़ गया। अर्श, जिसका दिल चाह रहा था कि इर्जा का मुंह तोड़ दे, नूर के जवाब से मुतमईन होकर कुर्सी से टेक लगा गई और वो सारी मुस्कुराती आंखों से इर्जा को देखने लग गई। इर्जा पाँव पटकती जाके अपनी जगह पे बैठ गई, क्योंकि हमेशा की तरह उसका ये वार भी खाली गया था। तुम मान क्यों नहीं लेती? छोटी मोटी बेइज्जतियाँ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फायजा, जो कि इर्जा की दोस्त थी, उसे गुस्से में देख कर बोली। इनको तो मैं देख लूँगी, इर्जा ने उस ग्रुप की तरफ देख के कहा, जो किसी बात पर हंस रही थी। वो तीनों जैसे ही घर में दाखिल हुई, खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। खैरियत है, आज इतनी खामोशी क्यों? नूर ने हैरत का इजहार करते हुए नैना से पूछा, जिसने लाइल्मी का इजहार करते हुए कंधे उचका दिए। जबकि निशा इतना थक चुकी थी कि वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मी तो इस वक्त स्कूल होंगी। निशा की वालदा उस्तानी थी। निशा 15 साल की थी जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया, और निशा के मामू, जो नूर और नैना के वालिद थे, उसकी अम्मी के साथ उसे अफंदी हाउस ले आए, जहाँ जहांगीर अफंदी अपने 2 बेटों के साथ रिहाइश पजीर थे। बड़ा बेटा सिकंदर अफंदी, जिनके 2 बच्चे नूर सिकंदर अफंदी और शायान सिकंदर अफंदी थे, जबकि छोटा बेटा जहां ज़ेब अफंदी, जिनके 2 बच्चे नैना जहां ज़ेब अफंदी और आहिल जहां ज़ेब अफंदी थे। जबकि जहांगीर अफंदी को सारा ख़ानदान आगा जान के नाम से जानता था। आगा जान ने अपने ख़ानदान को तस्बीह के दानों की तरह पिरो के रखा था। यही वजह थी कि सिकंदर अफंदी और जहांज़ेब अफंदी अपनी बहन आसिया अफंदी पर चांद छिड़कते थे। वो तीनों अपने अपने कमरों में आराम की गर्ज से चली गईं, क्योंकि वो जानती थी कि यह खामोशी का राज शाम को खुल ही जाएगा, अभी आराम ज़रूरी था। वो घर में इधर उधर देखते हुए दाखिल हो रही थी, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद चीज़ को छुपाने में उसका दुपट्टा नाकाम हो रहा था। मैंने पिज़्ज़ा देख लिया है तुम्हारे हाथ में, एकदम किसी कोने से वो भूत की तरह नाजिल होकर उसके सामने आते हुए बोला। माही ने खुद को और उस वक्त को कोसा जब उसने पिज़्ज़ा लेने का सोचा था। वो बबलगम चबाते हुए बाल को ज़मीन और अपने हाथ के दरमियान उछालते हुए माही को देख रहा था। हम मिल के खा लेंगे, लेकिन प्लीज़ मम्मा जान को ना बताना, तुम तो बहुत अच्छे वाले भाई हो ना। माही ने मस्का लगाते हुए उसे पिज़्ज़े का लालच दिया। सॉरी, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता। क्या शान बेनियाजी थी। माही का दिल किया पिज़्ज़े का डब्बा उसके सर पे दे मारे, लेकिन अपने ग्रुप की खौफनाक शक्लें याद आने पर उसने झरझरी ली। ये उन्होंने एकेडमी में मिलके खाना था और माही की जिम्मेदारी थी कि वो एकेडमी पिज़्ज़ा लाती। क्या चाहिए? माही ने खुद से 2 साल छोटे साइम को देखते हुए कहा। ये की ना बात, उसकी आंखों की चमक बढ़ी। मेरा ट्रिप जा रहा है मरी, और तुम पापा जान से इजाज़त लेके दोगी। उसने अपने मतलब की बात की। और अगर ऐसा ना करूं मैं तो? माही ने अबरू उचकाते हुए पूछा। तो ये कि मैं मामा जान के पास ही जा रहा था। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये बताने में कि आपने कल से अपनी मेडिसिन नहीं खाई और आप डॉक्टर के मना करने के बावजूद रोज़ फास्ट फूड खाती हैं, साइम ने रोज़ पे जोर देते हुए कहा। माही ने दिल ही दिल में साइम को कोसा, और जब दिल की तसल्ली हो गई तो उसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे साइम ने थामा और बोला, डील फाइनल डियर सिस्टर, और अपनी बॉल को हवा में उछालते हुए चला गया। ये सब शैतान आपने मेरी किस्मत में ही लिखे हैं अल्लाह जी। माही ने मुंह बसोरते हुए अल्लाह जी से शिकायत की और अपने कमरे में चली गई। वो सारी मौका वारदात पे मौजूद थी। निशा और जन्नत की जिम्मेदारी दीवार के पास खड़े होकर खतरे की आगाही करना थी, क्योंकि जन्नत को साथ ले जाने का मतलब मुसीबत को आवाज़ देके गले लगाना था, और निशा कोड वर्डिंग इस्तेमाल करने में माहिर थी। इसलिए ये दोनों दीवार के पार इधर उधर चक्कर लगाते हुए चारों तरफ निगाह दौड़ा रही थी, क्योंकि अगर कोई आ जाता तो उनकी शामत पक्की थी। माही, मुझे डर लग रहा है यार, अगर माली आ गया ना तो हम गए।
फारिया ने माही से कहा, जो घूम घूम के बाग देखने में मसरूफ़ थी। एक जगह माही को रंग बिरंगे फूल नजर आए तो वो चिल्लाकर बोली, अर्श अर्श, यहाँ देखो कितने प्यारे फूल हैं। अर्श, जो कि गुलाब के फूल देखने में मसरूफ़ थी, उसकी तरफ मुड़ी। यहाँ मेरी एक तस्वीर लेना प्लीज़ अर्श, माही ने अर्श से कहा। अर्श मोबाइल निकाल के जैसे ही माही की तरफ मुड़ी, नैना ने मोबाइल अर्श से छीन लिया और नूर ने माही के बाजू पे मुक्का मारते हुए कहा, ओह हेलो लेडी डियाना की औलाद, अपनी शौकियाँ किसी और वक्त के लिए रख ले। अभी सबके पसंदीदा फूल ले और चल। तेरा कुछ लगता माली आ गया ना तो कल तेरे कुल की बिरयानी खाएंगे हम। हाँ, जेलस ही हो जाते लोग तो, माही ने बुरा मानते हुए अपना बाजू से हिलाते हुए कहा और नैना की घुरी पे मुंह बसोरते हुए फूल लेने लगी। फारिया एक कोने में खड़ी उनकी कार्रवाई देख रही थी और दीवार के साथ चिपक के खड़ी थी ताकि निशा की आवाज़ उन तक आसानी से पहुंच जाए। दीवार के पार निशा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया जब उसने बाग के सामने गेट से इर्जा और उसके वालिद को आते हुए देखा। वो दोनों बातें करते हुए बाग की सिमत बढ़ रहे थे। गर्ल्स हरी अप, इर्जा एंड हिज फादर आर कमिंग। निशा ने हत्तल इम्कान अपनी आवाज़ आहिस्ता रखते हुए कहा ताकि फारिया तक आवाज़ चली जाए, क्योंकि निशा और जन्नत उस जगह खड़ी थी जहाँ से हर आने वाला उन्हें नज़र आ रहा था, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। फारिया ने सबको इतला दी और खुद दीवार के पास रखी कुर्सी पर चढ़ के दूसरी तरफ छलांग लगाई। माही जल्दी भाग इर्जा और उसके वालिद आ गए। नैना ने अपने फूल उठाते हुए माही से कहा, जबकि नूर और अर्श भी दीवार तक पहुंच गई थी। तो हम क्या करें अगर इर्जा मोहतरमा तशरीफ़ ला रही हैं? उसके बाप का बाग है क्या? माही ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा, जाहिल औरत, उसके बाप का ही बाग है, दफ़ा हो जा। नूर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, वरना दिल तो कर रहा था कि माही को उठा के दीवार के पार फेंक दे। ओह सॉरी, माही ने अपने सर पे चपत लगाते हुए कहा और फूल उठाते हुए दीवार तक पहुंच गई। अर्श और नैना भी दीवार पे चढ़ गई थी। अर्श ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और नैना माही को ऊपर आने का कह रही थी। निशा, जो कि इर्जा और उसके वालिद पे नज़र रखे हुए थी, बोली, यार वो गेट तक पहुंच गए, निकलो जल्दी। माही भी दीवार पे चढ़ गई थी, जबकि नूर अभी भी बाग में ही थी कि इर्जा और उसके वालिद बाग में दाखिल हो गए। नैना, मेरे बैग की ऊपर वाली जिप खोल और पेन निकाल के दे जल्दी, माही दीवार पे बैठी हुई बोली। नैना ने उसकी बात पे अमल करते हुए पेन निकाल के उसे दी और बाकी सब उनकी कार्रवाई मुलाहिजा करते हुए लाहौल वाला कुव्वत का विर्द कर रही थी, क्योंकि अगर वो यूं चोरी छुपे बाग से फूल तोड़ के ले जाती हुई पकड़ी जाती तो उनकी इज्जत का फालूदा हो जाता। जैसे पहले तो बड़े झंडे गाड़े हुए थे ना उन्होंने। खैर, माही ने नूर की तरफ पेन फेंकते हुए दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उसे पुख्ता यकीन था कि वो बच जाएगी। नूर ने पेन कैच किया और मुड़ी। इर्जा और उसके वालिद बाग देखते हुए ठिठके और नूर ने एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर बढ़ के इर्जा को गले लगा लिया और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ रह गई थी? इर्जा, जो कि अभी तक इस शौक से ही नहीं निकली थी कि नूर ने उसे गले लगाया है, अगली बात पे हैरान होकर कुछ कहती। नूर ने अपना सर उसके वालिद के सामने किया और प्यार लेने के बाद बोली, ये लो तुम्हारा पेन, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हें कितना अजीज़ है, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके डियर, मैं चलती हूँ। वो बोलते हुए इर्जा के पास से गुजर के बाग से निकल गई और उसने सबको थम्स अप का इशारा किया, मतलब मिशन सक्सेसफुल, बच गए, उनके सबके मुंह से इकट्ठा निकला। वो सारी आज अफंदी हाउस जमा थी। नैना के कमरे की हालत देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आके गुजर गया है। सोफे के कुशन नीचे कालीन पे बिखरे पड़े थे, जगह जगह किताबें, नोट्स के पलंदे पड़े थे। देखने वाला उन्हें बहुत पढ़ाकू तस्वर करता, क्योंकि माही सोफे पे किताब में सर दिए बैठी थी। उसके साथ नीचे कालीन पे नूर टांगे पसारे नोट्स में से कुछ पॉइंट आउट कर रही थी, जबकि माही का दुपट्टा आधा गले में और आधा नीचे कालीन पे नूर के साथ लग रहा था। अर्श और जन्नत दोनों बेड की टेक के साथ लग के किताबों के साथ सर खपा रही थी और नैना बेड के वस्त में उल्टी लेटी बाजू सिरहाने पे टिका के टांगे ऊपर किए किसी पॉइंट पे सेल्फ डिस्कशन कर रही थी। उनके इम्तिहान शुरू होने वाले थे और हमारी प्यारियां पेपर से एक दिन पहले पढ़ने वालों में से थी। कोई चाय का एक कप ही पिला दो जालिमो, माही ने दुनिया जहान की मासूमियत मुंह पे तारी करते हुए कहा। एक कप मेरे लिए भी प्लीज़, नूर ने ऐसे आर्डर जारी किया जैसे वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी है। आधा कप मेरे लिए भी, अर्श क्यों पीछे रहती? जबकि जन्नत और नैना ने उनकी तरफ देख के मुंह के जाविये बिगाड़े, क्योंकि एसएसजी में से वो चाय नहीं पीती थी। एसएसजी एक आर्मी स्कार्ड का नाम होता है, स्पेशल सर्विस ग्रुप, जबकि गैरिसन कॉलेज की सेकेंड ईयर की एसएसजी का मतलब स्पेशल स्टिकी ग्रुप। ये एजाजी ओहदे का नाम उन्हें सर सैफ की तरफ से मिला था, क्योंकि बकौल ये ग्रुप जहाँ चिपक जाए वहाँ अगले बंदे का जीना दो भर कर देता था। वो साथ थीं और किसी आठवीं की गुंजाइश भी नहीं थी। वो एक दूसरे के लिए काफ़ी थी।
पिला दो कोई एक कप चाय प्लीज़। माही ने एक दफ़ा और नाकाम कोशिश की, हालांकि वो जानती थी कि वहाँ मौजूद कोई एक फ़र्द भी उसकी डिमांड पूरी करने को तैयार नहीं। यहाँ कमरे से बाहर निकलोगी तो लेफ़्ट साइड जाना, वहाँ किचन है, बना लो जाके। नैना ने मुफीद मशवरे से नवाजा। फारिया और निशा का भी दिल कर रहा था चाय पीने को, इसलिए उन्होंने भी किताबें एक तरफ कर दी और सबकी तरफ देखना शुरू कर दिया कि जो चाय बना के लाए उनके लिए भी ले आए। लेकिन कोई उठे तो। एक चाय का कप ही तो कहा है। माही ने, नैना तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। अर्श ने नैना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन नैना जहां ज़ेबा फंदी ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं थी। नहीं कर सकती, कोरा जवाब आया था। वैसे तो बड़ा माही माही करती हो तुम। अर्श ने भी आज हार ना मानने का सोचा था, जबकि निशा, फारिया और जन्नत उनकी कार्रवाई देखते, या यूँ कहना चाहिए कि उनकी लड़ाई देखते महजूज हो रही थी। और नूर मैडम ने तो कार्टन अपने कानों में डाल लिया, क्योंकि उसकी नाजुक तबीयत पे उनकी लड़ाई गिरां गुजर रही थी। खुद उठ के बना लाओ अपनी माही के लिए चाय, इतनी तुम्हारी लाडली रहती नहीं माही। नैना ने अर्श पे वार किया। तुम मेरे मुंह मत लगो। अर्श को हकीकतन गुस्सा आ गया था। इतनी दूर बैठी हूँ तुमसे, करीब आके बताओ मुंह कैसे लगते हैं। नैना ने नूर की तरफ देख के आंख दबाते हुए अर्श से कहा, और नूर का कहकहा बुलंद हुआ। अर्श ने गुस्से से कुशन नूर की तरफ फेंका, जिसे उसने महारत से कैच कर लिया। हाय अल्लाह जी, आपने मुझे इतना प्यारा क्यों बनाया? देख लें कैसे लड़ रही हैं मेरे लिए। माहीन सियाल शौकी का कोई मौका हाथ से जाने दे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम और प्यारी। माही बहन उठ के शीशा देख लो, नूर ने हंसते हुए माही से कहा। तुम अपना मुंह बंद रखो नूर जहां। माही बुरा मान गई थी। ओके डियर, मैं बना के ले आती हूँ, सदा की सुलह पसंद निशा ने कहा। फारिया भी उसके साथ उठ गई। थैंक्स निशु जानी। माही की बातें खिल गईं। वो शाने बेनियाजी से चलता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ, बबल गम चबाते हुए अपने ब्लैक कोट को कंधे पे डाले, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट पे रेड टाई की नॉट ढीली किए, माथे पे बाल बिखरे, हाथ में आईफोन प्रो 11 मैक्स। मैसेज टाइप करते हुए रिसेप्शन तक पहुंचा। रफ हुलिये में भी वो लापरवाह शहजादा किसी भी लड़की का दिल धड़काने की सलाहियत रखता था। वेयर इज़ बडी? उसने इधर उधर देखते पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने धड़कते दिल को संभालते आहिल अफंदी के कैबिन की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि उसके सामने तो जुबान गंग ही हो गई थी। वो सर को हल्की सी जंबिश देते हुए रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए कैबिन की तरफ चल पड़ा। कैबिन का दरवाज़ा खुलते हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उसे जानती थी, इसीलिए उसे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई, वरना आहिल अफंदी को काम के वक्त उसके अलावा कोई माई का लाल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन वो कोई नहीं था, वो अरमान अहमद था। आहिल अफंदी अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हुए कंधे और कान के दरमियान काल पे बात कर रहा था जब वो दाखिल हुआ। मिस्टर मैनेजर, आई जस्ट वांट द डिटेल्स ऑफ लास्ट मंथ इन 5 मिनट्स, रिमेंबर ओनली 5 मिनट्स। हुक्मिया लहजे में कहे गए जुमले के पीछे धमकी मैनेजर बहुत अच्छे से जानता था। अरमान मुस्कुराते हुए आहिल के टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ के और अपना फ़ोन और कोट साथ वाली कुर्सी पर रख दिया। आहिल ने फ़ोन बंद करके टेबल पे रख के लैपटॉप भी बंद कर दिया, क्योंकि अरमान अहमद को अपनी ज़ात की नफ़ी गवारा नहीं थी। टी और कॉफ़ी? आहिल ने सवालिया अंदाज में पूछते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगा के खुद को रिलैक्स किया। तू 1000 दफ़ा भी पूछेगा तो मेरा जवाब कॉफ़ी होगा, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया। अल्लाह करे तुझे भी चाय पिलाने वाली मिल जाए, फिर पूछूंगा, आहिल ने क्रेडल हाथ में लेते हुए कहा और एक चाय और कॉफ़ी का आर्डर देते हुए क्रेडल रख दिया। अरमान का कहकहा बुलंद हुआ। तुझे मिल गई है चाय पिलाने वाली? हर कोई आहिल अफंदी थोड़ी होता है जो मोहब्बत में चाय पीने लग जाए। अरमान ने तंज किया। आहिल ने सब्र का घूंट भरते उसका तंज बर्दाश्त किया, क्योंकि वह गलत नहीं कह रहा था। इससे पहले कि आहिल कुछ कहता वह तनफन करता दाखिल हुआ। हे ब्रो, कैसी रिसेप्शनिस्ट रखी हुई है आपने? मैनर्स नाम की एक चीज़ नहीं है उसमें। अरमान को देखे बगैर वह अपनी धुन में चलता आहिल से कह रहा था। यानी कि वो अब मुझे धवन एंड ओनली शायान अफंदी को उसके बाप के ऑफिस आने से रोकेगी? वो अपने सीने पे हाथ मारता शेखी बगाड़ते हुए बोलते ठिठका। ओह अरमान ब्रो, आप भी हैं यहाँ? सॉरी मैंने देखा नहीं। शायान, जो कि अरमान को देख चुका था, फिर भी अपनी एक्टिंग को पाया तकमील तक पहुँचा के अबू से देखने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि वो जानता था कि सामने बैठे दोनों फर्द उसकी रग रग से वाकिफ थे। आहिल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अरमान को देखा, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। शायान मुस्कुराते हुए आहिल और अरमान के दरमियान टेबल पे चढ़ के बैठ गया। अगर मैनर्स नाम की कोई चीज़ मेरी रिसेप्शनिस्ट में नहीं है तो तुम ही इसका मुजाहरा कर लो। आहिल ने शायान को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वह शायान अफंदी ही क्या जिसे शर्म आ जाए। उसने अपने 32 के 32 दांतों की नुमाइश करते हुए आहिल को देखा।
तब तक मिस्टर मैनेजर फाइल लिए केबिन के दरवाजे तक आ चुका था और अपनी टाई की नाट ढीली करते हुए उसने दस्तक दी। मे आई कम इन सर? मैनेजर ने हत्तल इम्कान अपना लहजा मजबूत करते अंदर आने की इजाज़त मांगी। आहिल, जो कि आंखों में नरम तासुर लिए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए शायान को देख रहा था, उसके चेहरे के तासुरात यकदम सर्द हो गए। उसने अपने हाथ में पहनी हुई वॉच की तरफ देखते इस बात में सर हिलाया, गोया मैनेजर को आहिल अफंदी के ऑफिस में तशरीफ़ लाने की इजाज़त मिल गई थी। यू आर 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स लेट मिस्टर मैनेजर। आहिल अफंदी काम के मामले में लापरवाही बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। सॉरी सर, मैनेजर मिनमिनाया और फाइल आहिल की तरफ बढ़ाई। फाइल लेके चेक करने के बाद उसे टेबल के दराज में मुंतकिल करते हुए आहिल ने मैनेजर से कहा, ओके यू मे गो नाउ। मैनेजर हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन खिसका। वो जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुई, वो अभी तक कंबल में घुसी सो रही थी। या अल्लाह, इस लड़की का क्या करूं मैं? उन्होंने वाल क्लाक की तरफ देखते अपने सर पे हाथ मारा और चलती हुई बेड की तरफ बढ़ी, जहां वो दुनिया जहान से बेखबर सो रही थी। उसके ब्राउन बाल सिरहाने पर बिखरे थे और कंबल गर्दन तक लपेटे वो ख्वाब में पता नहीं कहाँ पहुंची हुई थी। वो सोते हुए इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि वो बेसाख्ता मुस्कुराई, लेकिन उसके कमरे की हालत देख के 2 सेकंड पहले वाला प्यार एकदम गायब हो गया। माही उठो, 11 बज रहे हैं। लड़की, कुछ शर्म है कि नहीं? तुम्हारे पापा सुबह से तुम्हारा नाश्ते पे इंतज़ार कर रहे हैं। वो साथ साथ उसकी किताबों के ढेर, जिन्हें वो साथ ऐसे लेके सोती जैसे इनके बगैर तो नींद ही नहीं आएगी, समेटते हुए बोली। माही मैडम टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कंबल खींचते हुए उसे दोबारा उठाया। मामा जान, आज संडे है। इतना कहकर वो अपनी करवट बदलते दोबारा सोने की कोशिश में थी जब फायजा बेगम की आवाज़ उसके कान में पड़ी। ठीक है, तुम्हारे पापा वो तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करेंगे। तुम्हें क्या, वो सारा दिन भूखे बैठे रहें? उन्होंने अपना आखिरी हरबा आजमाते हुए कहा और कमरे से निकल गई। जानती थी वो अगले 5 मिनट में नीचे होगी और यही हुआ था। वह हड़बड़ा के उठी, कंबल बेड पे फेंका, बेड से छलांग लगाई और चप्पल ढूंढ के वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। जल्दी से टीथ ब्रश करके मुंह हाथ धो के वॉशरूम से निकल के दुपट्टा ढूंढा, अच्छी तरह शाना पे फैला के बालों को कैचर में कैद किया और सर दुपट्टे से ढांपा और भागती हुई कमरे से निकली। सीढ़ियां उतरते हुए लाउंज में सोफे पे उसे बाबा जान नजर आए, जो कि सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। उसने सोफे पे बैठ के उनके गले लगते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा जान, और पीछे होके बैठ गई। सियाल साहब ने अखबार फोल्ड करके साइड पर रखा। ऐनक उतारते हुए बोले, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। माही को ढेरों शर्म ने आ घेरा। वो जानती थी जब किसी से मुलाकात करें तो सलामती भेजते हैं, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन अंग्रेज़ों के साथ अपनी अखलाकियात भूल रही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माही ने उनके सलाम का जवाब बेहतर अंदाज में दिया। वो मुस्कुरा पड़े। उनकी बेटी इस मामले में बहुत फर्माबरदार थी, ये शायद उन्हें ऐसा लगता था। साइम, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठा बाप बेटी की कार्रवाई देखते हुए सेब खा रहा था, उसने चम्मच उठा के टेबल बजाना शुरू कर दिया और अपना मुंह किचन की तरफ करके बोला, मामा जान प्लीज़ जल्दी करें, आज मेरा मैच है। माही, जिसने सैम को ऐसा करते देख लिया था, सैम को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोली, आपको जलने की बू आ रही है पापा जान। सियाल साहब माही की शरारत पे मुस्कुराए और फायजा बेगम ने सैम की हमायत में बोलना अपना फ़र्ज समझा। कोई क्यों चलेगा, अपने बेटे के पास मैं हूँ ना। उन्होंने पराठा सैम के सामने रखते उसके सर पे हाथ फेरते प्यार से कहा। तब तक माही और सियाल साहब भी टेबल तक आ चुके थे। सैम ने माही को देख के मुँह चिढ़ाया। माही ने भी उसे ज़ुबान निकाल के दिखाई। माहीन और सैम चुपचाप नाश्ता करो। फायजा बेगम ने दोनों को डांटा तो दोनों ने अपनी अपनी प्लेट पे सर झुका लिया। वो विकेट के पास बल्ला लेके खड़ी थी। येलो टॉप पे ब्लू जीन्स पहने, पी कैप सर पे जमाए, वाइट स्नीकर्स पहन के ब्लू दुपट्टे को गले और बाजू के दरमियान गिरा लगाए वो माहिर खिलाड़ी की तरह खड़ी थी। बालों की टेल पोनी बना के हल्का सा फोल्ड करके कैचर में कैद किया था। कुछ शरारती लटें उसके चेहरे पर निकली हुई थीं। वो उसके मुखालिफ सिमत में बाल को कभी हवा में उछालता, कभी उसे घुमाना शुरू कर देता, जबकि नजरें तो सामने बल्ला लेके खड़ी नैना जहांजेबा फंदी पे थी। वो खूबसूरत थी या उसे लगती थी, वो ये आज तक तय नहीं कर पाया था। वो खुद भी ब्लू जीन्स पे ब्लू शर्ट पहने, ब्लैक जॉगर्स पहने खड़ा था। चेहरा धूप की तमादत से सुर्ख हो रहा था, जबकि उसके ब्राउन बाल, जिसे वो हमेशा जेल लगा के सेट करता था, आज माथे पे बिखरे थे। सर्दियों के अव्वलीन दिन थे और अफंदी फैमिली अफंदी हाउस के गार्डन में मैच खेल रही थी। नैना अफंदी के दूसरी तरफ विकेट पे आहिल अफंदी वाइट धारियों वाली शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट पी कैप पहने, हाथों में बल्ला थामे शायान के साथ खड़ा, लेकिन वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे शायान के साथ खड़ा था, जबकि नजरें तो खुद से दूर वाइट जीन्स में घुटनों तक आती पर्पल फ्रॉक पहने, गले में वाइट दुपट्टा लिए, बालों की चुटिया करके कंधे की एक तरफ डाले, सर पे अपनी टीम की पी कैप लिए, साथ स्किन स्लीपर पहने नूर सिकंदर अफंदी पे थी।
शायान सिकंदर अफंदी ने आहिल अफंदी को शर्म दिलाने की कोशिश की। आहिल एक शहर से बाहर आया और अपनी दाएं जानिब खड़े शायान को सवालिया नजरों से देखा। मेरी बहन को घूरना बंद करें, शायान ने संजीदा नजरों से आहिल से कहा। आहिल ने एक अब्रू उचका के शायान के चेहरे पर नजरें जमाईं। शायान सटपटाया लेकिन मजबूत बना खड़ा रहा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में वो आहिल की नज़रों से खाइफ हो गया था। वह इन नज़रों का मफहूम बहुत अच्छे से जानता था। आहिल ने शायान और अपने दरमियान 2 कदम का फासला तय करते उसकी ब्लैक आंखों में अपनी ज़हीन ब्राउन आंखों को गाड़ते हुए कहा, आए, उसे देखने का परमिट है मेरे पास, रोक सकते हो। कितना प्यारा एहसास था आहिल अफंदी के लिए अपने और नूर के दरमियान रिश्ते को बयान करते हुए, जो उसने महसूस किया। जिसे चाहा जाए उसे पा लेने का नशा ही अलग होता है। ये जुमला बोलते उसकी आंखों में अलवही चमकती और लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। हाँ, शायान ने सर झटका और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ब्रेक ओवर आगा जान, आहिल ने अपनी घड़ी देखते हुए खुद से थोड़ी दूर बैठे आगा जान से कहा, जो वाइट शलवार कमीज पहने, हाथ में तस्बीह पकड़े और कंधों पर ब्राउन चादर डाले प्लास्टिक की कुर्सियों में से एक पर बैठे थे, जबकि उनकी दाएं जानी मिसेस जहांजेब और मिसेस सिकंदर भी अपने बच्चों का मैच एंजॉय कर रही थी। आगा जान और उनकी बहुओं के दरमियान थोड़ा सा फासला था और उनके सामने टेबल लवाजमात से सजा था। जहांजेब अफंदी, नूर और शायान एक टीम में थे, जबकि आहिल, नैना और सिकंदर अफंदी एक टीम में। आगा जान ने सर हिला के गेम दोबारा शुरू करने का इशारा दिया। निशा और आसिया अफंदी आज अफंदी हाउस नहीं थी, वरना वो भी इस गेम का हिस्सा होती। दरअसल आसिया अफंदी के जेठ निशा के ताया की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, इसलिए वो उनकी अयादत के लिए गई थी। सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। शायान बाउलिंग कर रहा था और विकेट पे नैना मौजूद थी और उसकी मुखालिफ सिमत में आहिल बैट को लाइन पे लगाए थोड़ा सा आगे होके झुक के खड़ा था। नूर बाउंड्री लाइन के करीब खड़ी थी, जबकि सिकंदर अफंदी अपनी बारी खेल चुके थे और जहांजेब अफंदी नूर के मुखालिफ सिमत में लाइन के पास खड़े थे। शायान अफंदी ने थोड़ा सा भाग के बाल करवाई और नैना के हिट करने से पहले ही बाल विकेट के ऊपर से गुजर गई। शायान पूरा सरार सा मुस्कुराया और आहिल को देखा। आहिल ने भी उसे ऐसे ही देखा। प्रो, आज आपको जीतने नहीं दूंगा, उसने पुरअज़म लहजे में कहा। लेट्स सी, आहिल ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब सिर्फ 3 बॉल्स थी और आहिल की टीम को जीत के लिए 2 रन्स दरकार थे। दूसरी बॉल को नैना ने जरा सा हिट किया और वो और आहिल रन लेने के लिए भागे। छोटे पापा प्लीज़ जल्दी पकड़े बॉल, शायान चिल्लाया। इससे पहले कि जहांजेब साहब बॉल शायान की तरफ फेंकते, आहिल विकेट पे पहुंच चुका था। कम ऑन डैड, आई थिंक यू शुड टेक सम रेस्ट, डोंट यू? आहिल ने जहांजेब साहब की सुस्त रवि पे चोट की। जहांजेब साहब मुस्कुराए। यू कांट बीट अ पर्सन हु डजंट वांट टू गिव अप माई सन। जहांजेब अफंदी ने कभी आहिल का कहा गया जुमला उसे उसी की ज़ुबान में लौटाया तो आहिल मुस्कुराया। इम्प्रेसिव डैड। आहिल ने सर को खम दे के उन्हें खिराजी तहसीन पेश की। वो बाप बेटा कम और एक दूसरे के दोस्त ज़्यादा लगते थे। अब सिर्फ 1 रन चाहिए था और 2 बॉल्स बाकी थी। शायान ने दोबारा बॉल करवाई और आहिल ने अपना पूरा जोर लगा के बॉल को हिट किया। बॉल उड़ते हुए नूर की तरफ जा रही थी। नूर ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और आहिल और नैना की सांसें रुक गईं। गेंद अभी फिजा में ही थी और नूर ने विकेट के पास खड़े आहिल को देखा। आहिल ने अपनी बाएं आंख दबाई। नूर का हैरत से मुंह खुल गया और बॉल नूर के पैरों में गिर गई। फिजा में हाथ बुलंद किए नूर आंखें फाड़े आहिल को देख रही थी, जबकि शायान, जो नूर को कैच करते देख खुश होने की तैयारी में था, उसका जोश झाग की तरह बैठ गया। नैना ने अपना सांस बहाल किया, वरना अगर वो बहन भाई आज हार जाते तो उनका रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन आहिल अफंदी ने हारना नहीं सीखा था। नूर अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी आहिल को देख रही थी, जो मुस्कुरा रहा था, जबकि शायान और जहांजेब नूर के पास आ गए। यार कैच छोड़ा क्यों? शायान के बोलने पर नूर होश में आई और उस सब की तरफ देखा। नैना, सिकंदर अफंदी और आहिल के अलावा सब उसे बेचारी नज़रों से देख रहे थे। आगा जान, इन्होंने चीटिंग की है, नूर ने आगा जान की कुर्सी के सामने जाके खड़े होके कहा। आहिल नूर की बात सुन के बोला, किसने चीटिंग की है? जबकि बाकी सब उन्हें सवालिया नज़रों से देख रहे थे। आपने, नूर ने रोहासी होके कहा। मैंने क्या किया है? आहिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा और आगा जान को देखा जैसे उससे मासूम तो इस दुनिया में कोई ना हो। आगा जान ने नूर की तरफ देखा, क्योंकि चीटिंग की नोयत तो नूर साहिबा ही बता सकती थी। आपने मुझे नूर ने बोलते बोलते एकदम ब्रेक लगाई। शर्म से उसके गाल तिमतिमा उठे। हाँ बताओ, क्या किया मैंने? आहिल ने दोबारा पूछा, जबकि नूर की हालत देख के आहिल के लिए अपना कहकहा जब्त करना मुश्किल हो रहा था। जबकि शायान तो अभी तक सदमे में था कि वो आज भी हारने वाले थे। बाकी सब नूर को देख रहे थे। कुछ नहीं, नूर रोहासी होके कहती, गुस्से से पाँव पटकती अंदर चली गई। अब वो आगा जान को क्या बताती कि उनके ज़हीन और फतीन पोते ने क्या हरकत की थी।
और बगैर नतीजे के भी जीत आहिल अफंदी की हुई थी। वो तीनों सर झुकाए उनके सामने बैठी थीं। एक वही तो थी उनके गमों की शरीक, उनकी पसमानदा हालत की गवाह। आज फिर कुत्तों वाली की है उन्होंने। नैना ने चेहरे पे मासूमियत तारी करते हुए कहा, जबकि मुकाबिल गाउन में हिजाब किए कुर्सी पे बैठी थी और नैना बिल्कुल उनके सामने और नूर माही उसके दाएं बाएं बैठी। नूर लापरवाही से चने चबा रही थी, जबकि माही और नैना ने शायद ही दिल पे ले लिया था। नैना कौन सा पहली बार हुई है, हमारी तो रोज़ होती है। आप उन्हें छोड़ें, आप चने खाएं। नूर ने चने वाला पैकेट आपी की तरफ बढ़ाते हुए लापरवाही से गोया हुई, जबकि माही ने भी चने लेने के लिए हाथ बढ़ाए। इससे पहले कि वो चने लेती, नूर ने पैकेट पीछे कर लिया। तुझे नहीं कहा, नूर ने माही को चिढ़ाया। माही ने नूर को गुस्से से देखा, फिर मुंह आपी की तरफ किया। तूफान का रुख आज नैना की तरफ था। आपी इसलिए ये बेचारी दिल पे ले रही है, माही ने कहते हुए नैना की तरफ देखा और आपी हल्का सा मुस्कुराई। यह आज पहली मर्तबा नहीं था जब वो तीनों अपने दुखड़े उन्हें सुना रही थीं। ये तो रोज़ की कहानी थी। अपने कॉलेज में किए गए कारनामों की लंबी फहरिस्त और एकेडमी में सरवकार से हुई बेइज्जती की रोदाद वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदों की तरह इशाल फातिमा के गोश गुजार करती थी। इशाल फातिमा उनकी एकेडमी में सीनियर लिटरेचर की स्टूडेंट थी। वैसे आज ये गोलाबारी हुई किस खुशी में है? आपी ने उन तीनों को देखते मजाहिया अंदाज अपनाया। पहले तो वो तीनों खामोश रहीं और फिर एक दूसरे को देखा। हमेशा की तरह उन्हें आज भी अपनी बेइज्जती की वजह नहीं पता थी। ये बात तो सोचने वाली है वैसे, माही ने ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। पॉइंट। नूर ने भी सर हिला के तायद की, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत अफजाई की असल वजह ना मिली और आप ही इशाल का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। ओ मैं सदके वारी, कितनी मासूम है मेरी शहजादियाँ। उन्होंने तंज किया था या तारीफ वो समझने से कासिर थी। हाँ, मासूम तो हम बहुत हैं, लेकिन अपनी तारीफ पे कुछ मिनट पहले वाली हालत से बाहर आते हुए नैना ने गर्दन इतराते हुए कहा था। बाकी गैंग कहाँ है आज तुम लोगों का? आपी इशाल ने पूछा। जन्नत के पापा आएंगे आज सऊदिया से, इसलिए वो नहीं आई। और अर्श और फारिया का आपको पता है वो अकेडमी नहीं पढ़ती, जबकि निशा मैथ्स की स्टूडेंट है, इसलिए वो अगले महीने से आएगी। नैना के तफसील बताने पर आपी सर हिला गई। वो सारी कॉलेज की छत पर जमा थी। वैसे तो कॉलेज की छत पर बैठना मना था, लेकिन वो एसएसजी ही क्या जो किसी को सीरियस लेती। अव्वल तो किसी टीचर को पता ना चलता कि वो छत पे जाती हैं। अगर चल भी जाता तो उनके पास हजारों दलीलें थीं जिनसे वो अगले बंदे को कायल कर लेती। सर नूर की तबीयत नहीं ठीक थी, क्लास में इसका दिल घबरा रहा था, इसीलिए इसे खुली फिजा में लेके गए थे। या ऐसे हजार बहाने थे कि अगला बंदा उन्हें मना भी नहीं कर पाता था। वो ग्रुप मल्टी टैलेंटेड था। कॉलेज की छत पे चारों तरफ पर्दे थे, इसीलिए वो सारी वहाँ कंफर्टेबल फील करती थी। अर्श, माही और नैना अड्डा खड्डा खेल रही थी, जबकि निशा और नूर वहाँ रखे लकड़ी के बेंच पे बैठ के गप्पे हाँक रही थी। फारिया कभी अर्श लोगों की गेम देखती, कभी नूर लोगों की बातों में शरीक हो जाती, जबकि जन्नत नीचे से पानी लेने गई थी। माही और अर्श नैना को खेलते हुए देख रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। निशा ने माही को किसी बात के लिए मुखातिब किया तो अर्श भी निशा को देखने लग गई। उसी वक्त नैना की बारी चली गई। उसने जब देखा कि वो दोनों बड़े इनहमाक से निशा की बात सुन रही हैं तो उसने झुक के डिक्री को लाइन से हटा के आगे कर दिया, जबकि उसे ऐसा करते फारिया देख चुकी थी। नैना की बारी चली गई। माही। फारिया ने नैना के चुप रहने के इशारे को बुरी तरह कुचलते हुए माही को बताया। माही और आर्श ने नैना की तरफ देखा और डिक्री को देखा। कब गई है फारिया? झूठ बोल रही है। नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोला। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फारिया ने कानों को हाथ लगाते आयत पढ़ी। अर्श ने भाग के डिक्री उठाई। बहुत तेज़ हो तुम नैना, अर्श ने कमेंट भी कर दिया। सॉरी, मेरा और खेलने का दिल नहीं कर रहा। हमेशा की तरह नैना अपनी बारी लेने के बाद गेम छोड़ती नूर के साथ जाके बैठ गई। अर्श जो बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, सदमे से गंग रह गई, जबकि माही का दिल किया कि वो नैना को उठा के कॉलेज के साथ वाले घर में फेंक दे, लेकिन वो सिर्फ ऐसा सोच ही सकी क्योंकि कहाँ माही बेचारी इतनी स्लिम और कहाँ नैना नूर के मुताबिक खा खा के फटने के करीब। नैना मोटी नहीं थी, थोड़ी सी सेहतमंद थी और ये लुक उस पर सूट करती थी, लेकिन उसके सामने उसकी तारीफ करना उसे औकात से बाहर करने के मतरादफ था। इसीलिए वो सारी उसे मोटो कहती थी, जिससे नैना को शदीद चिढ़ थी। इससे पहले कि माही और अर्श अपने साथ किए गए जुल्म का बदला लेती, 9th क्लास की भागती हुई उनके ग्रुप के पास आई बच्ची आपी, वो जन्नत आपी नीचे ग्राउंड में। बच्ची अपना सांस बहाल करती उन्हें कुछ बताने लगी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही नैना, अर्श और निशा नीचे को भागी और नूर, माही और फारिया ने भी उन्हें फॉलो किया। जैसे ही वो ग्राउंड में पहुंची, जन्नत अपने हाथ आपस में रगड़ते हल्का हल्का कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी और इर्जा नूर उसके सामने मुस्कुराती कुछ कह रही थी, जबकि इर्जा का ग्रुप
जन्नत के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में खड़ा इर्जा की बात पर लुत्फानंदोज हो रहा था, जबकि बाकी कॉलेज की बच्चियां खड़ी तमाशा देख रही थी क्योंकि ब्रेक का वक्त था। सब अपनी क्लासों से बाहर थे। हमने सुना है कि तुम गाती बहुत अच्छा हो यार, एक गाना ही गा दो मेरे लिए, इर्जा ने जन्नत के कंधे पे हाथ रख के कहा। जन्नत ने रोते हुए उसका हाथ झटका। इर्जा ने जन्नत की आवाज़ पे तंज किया था क्योंकि जन्नत की साउंड पिच आम लड़कियों से ज़्यादा थी और जब वो बोलती तो नाक से आवाज़ निकालती। निशा ने आगे बढ़ के जन्नत को गले लगाया और फारिया ने पानी वाली बोतल जो कि जन्नत के पाँव के पास गिरी थी उठा के उसे पानी पिलाया, जबकि अर्श, माही, नैना और नूर इर्जा के ग्रुप के थोड़े फासले पे ऐसे ही खड़ी हो गई जैसे इर्जा का ग्रुप जन्नत को घेरे में लिए खड़ा था। इर्जा और उसके ग्रुप के चेहरों का रंग एकदम फक हुआ। वो हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, आखिर क्लास फेलो हैं, इतना तो चलता ही है, इर्जा ने कहते हुए अपने ग्रुप को चलने का इशारा किया। तब वो नैना के पास से गुजरने लगी तो नैना ने उसकी कलाई पकड़ ली और इतनी ज़ोर से दबाई कि इर्जा को लगा कि उसका हाथ टूट जाएगा, जबकि अर्श और नूर ने उसके बाकी ग्रुप की लड़कियों को रोका। अरे अरे, कहाँ, ट्रेलर दिखा है अभी, फिल्म तो बाकी है, नूर ने उनके चेहरों पर नजरें गाड़ते कहा। इन्हें इतना सीरियस इर्जा ने कभी नहीं देखा। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती पाई जाती थी, लेकिन जन्नत के आंसू उनको तैश दिलाने के लिए काफ़ी थे। माही ने फारिया और निशा के दरमियान खड़ी जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे इर्जा के सामने ले जाकर खड़ा करते बोली, स्लैप हर जन्नत। माही की आवाज़ में इतना सर्दपन था कि इर्जा की रीढ़ की हड्डी सुन हो गई। जन्नत गो के उनके आने से संभल चुकी थी। नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे होने लगी तो नूर ने उसकी कलाई पकड़ के आगे किया। अगर तुमने आज इसे थप्पड़ ना मारा तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे जन्नत, अर्श ने गुस्से से धमकी दी। जन्नत ने एक बार कॉलेज के मजमे को देखा, वहाँ इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की भी आवाज़ पैदा होती। जन्नत को लगा कि वो नहीं कर पाएगी, उसने तो आज तक कभी कोई चूंटी नहीं मारी, कहाँ पूरे कॉलेज के सामने इर्जा को थप्पड़ मारना। निशा ने आगे बढ़ के जन्नत का बाएं हाथ पकड़ लिया और फारिया ने निशा का हाथ पकड़ लिया और अर्श ने फारिया का पकड़ लिया। जन्नत की दाएं जानिब माही और नूर खड़ी थी। बुज़दिलों की हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है जन्नत, नैना ने आखिरी वार किया और जन्नत का हाथ उठा और इर्जा के गाल पे निशान छोड़ गया। इर्जा जो कि अभी इसकी खुशफहमी में थी कि जन्नत उसका क्या बिगाड़ लेगी, गंग रह गई और उसने अपना एक हाथ गाल पे रख लिया। जन्नत के थप्पड़ की गूंज पूरे ग्राउंड में सुनाई थी। और गाना सुनाओ, ये इतना काफ़ी है, जन्नत ने अपनी भारी आवाज़ जो कि रोने की वजह से हो गई थी कहा और उन सबके चेहरों पर तबस्सुम उभरा। पंगा लेने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना बेबी, निशा इर्जा से कहती मुड़ी और वह सब भी उसके पीछे क्लास में चली गई। पीछे इर्जा को सारे कॉलेज ने अफसोस भरी नज़रों से देखा। वो तीनों बड़ी शराफत से किताबों को गोद में लिए लाउंज में सोफ़ों पे बैठे थे। नैना और नूर डबल सोफ़े जबकि शायान सिंगल पे टांगे ऊपर करके बैठा था। शायान के सामने मेज़ थी और उसकी मुखालिफ सिमत में सिंगल सोफ़ा पे लैपटॉप गोद में रखे आहिल अफंदी कुछ मेल्स चेक कर रहा था और गाहे बगाहे वो उन तीनों पे नज़र भी डाल लेता आया कि वो लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। ब्रो मैं क्या कह रहा था, शायान अफंदी की ज़ुबान पे खुजली हुई तो वो बोला, शायान फोकस ऑन योर स्टडी। आहिल ने कीबोर्ड पे उंगलियां चलाते उसकी तरफ देखे बिना कहा तो शायान मुंह बसोरता रह गया। जैसे ही वो अफंदी हाउस दाखिल हुई उसे वो सब लाउंज में बैठे नजर आए। वो सुस्त रवि से चलती आहिल अफंदी के सामने कुछ फासले पे खड़ी हो गई। कीबोर्ड पे चलती आहिल की उंगलियों की हरकत रुकी और उसने नज़र उठा के सामने देखा। वो नेवी ब्लू घुटनों तक आती फ्राक पहने जिसपे येलो और स्किन कढ़ाई थी। येलो दुपट्टे को शानों पे अच्छी तरह फैला के सर पे ओढ़ रखा था। चेहरे पे दर्द के आसार थे। नूर और नैना भी उसे देख के ठिठकी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? माही के कहने पे आहिल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जबकि नूर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। शायान भी उठ के खड़ा हो गया। आहिल ने लैपटॉप बंद किया और उसे टेबल पर रख के बोला, क्या हुआ गुड़िया? जबकि उसके लहजे के साथ साथ उसके चेहरे पे भी परेशानी के आसार थे। नैना और नूर भी अपनी किताबों को साइड पर रख के खड़ी हो गई। मैं इतनी देर से आस लगाए बैठी हूँ और आप? नूर को लगा फंदी हाउस की छत उस पर आ गिरी है, जबकि नैना माही के अल्फाजों पे गौर कर रही थी। ब्रो, शायान ने बेयकीनी से आहिल को पुकारा, जबकि आहिल अभी तक समझ नहीं पाया था कि माही किस बारे में बात कर रही है, किस चीज़ की आस। आप दूध पिलाई जैसी फजूल रस्मों पे यकीन नहीं रखते, माही ने दुख भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुन के आहिल ने सुख का सांस लिया, जबकि शायान अफंदी सोच रहा था कि इससे बड़े ड्रामेबाज भी इस दुनिया में पाए जाते हैं क्या। वो पहले कभी ना मानता अगर वो माहीन सियाल की एक्टिंग देख ना चुका होता। जबकि नैना माही पे लानत भेजते हुए सोफे पे बैठ चुकी थी। साली होने के नाते दूध पिलाई के पैसों पे सिर्फ मेरा हक है आहिल भाई, वरना मैं रुखसती नहीं होने दूंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह जिद लगा के माही ने आहिल को धमकी भी दे डाली। आहिल ने मुस्कुराते हुए उसके सर पे चपत लगाई और अपने मोबाइल पे आती कॉल को यस करते बाहर की जानिब चला गया।
लगता है तुम्हारा ताल्लुक भी मेरी नस्ल से है, मिलाओ हाथ। शायान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते माही से कहा। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती, माही ने शाने बेनियाजी से जवाब दिया। ओह सच, मैं भी लड़कियों से बात नहीं करता, शायान ने अपना हाथ सर पे फेरते हुए कहा। हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी। नैना ने शायान को ढीठ करना अपना फर्ज समझा। शायान के जाते माही नूर की तरफ मतवज्जा हुई, जो कि खूंखार नजरों से माही को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। माही ने एक कदम पीछे लिया और नूर सोफे से कुशन उठाती उसे मारने भागी। अब मंजर कुछ यूं था कि माही सोफों के इर्द गिर्द आगे आगे भाग रही थी और नूर उसके पीछे पीछे। रुक जा जाहिल औरत, तुझे मैं दिलाती हूँ दूध पिलाई के पैसे। मनहूस औरत, तेरी इस 2 नंबर एक्टिंग के पीछे मेरा हार्ट फेल हो जाता। नूर साथ साथ माही को कुशन मारती अपनी भड़ास निकाल रही थी, जबकि माही हंसते हुए अपना बचाव कर रही थी। नैना तमाशाई बनी मजे से सोफे के ऊपर पाँव किए उनका लाइव शो एंजॉय कर रही थी। वो डार्क ब्राउन नैरो पैंट पहने, वाइट शर्ट पे ब्राउन और ब्लैक मफलर को गर्दन में लपेटे, सन ग्लासेस लगाए, ब्रांडेड वॉच पहने, ब्लैक जॉगर्स में हमेशा की तरह चार्मिंग लग रहा था। अगर शैतानी दिमाग के साथ मासूम चेहरा एक नेमत था तो शायान अफंदी इस नेमत से माला माल था। कंधे पे एक तरफ बैग डाले वो अपनी दुनिया मगन क्लास की तरफ बढ़ रहा था। हाय जिगर, कैसा है? वो क्लास में दाखिल होने वाला था जब उसका दोस्त प्लस कज़न शामिर ने उसे पीछे से पुकारा। उसने क्लास में दाखिल होने से पहले उसे मुड़ के देखा जो उस तक पहुंच गया था। कैसा लग रहा हूँ तुझे? शायान ने आंखों में शोखी समाते हुए कहा। वह हल्की सी मुस्कुराहट और ब्लैंक आंखों में अलवही चमक लिए जो कि उसकी ज़ात का खासा थी, शाहमीर से मुखातिब हुआ। मेरा तेरी तारीफ करने का कोई इरादा नहीं, शाहमीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा और क्लास में दाखिल हो गया। शायान भी मुस्कुराता सर नफ़ी में हिलाता क्लास में दाखिल हो गया। क्लासेस लेने के बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट के गार्डन में घास पे बैठे थे। मीर के पास नोट्स बिखरे पड़े थे और वो अपनी असाइनमेंट बनाने में मगन था, जबकि शायान अफंदी लेस खाते इर्द गिर्द मौजूद ग्रुप्स का जायजा ले रहा था। कल असाइनमेंट की लास्ट डेट है शायान साहब, मीर ने तंज किया। पता, यक लफ्जी जवाब आया था। डोंट टेल मी, तो इस बार भी अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना रहा? मीर ने अबरू उचकाते हुए शायान से पूछा। हैव यू एवर अ डाउट? शायान अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। इससे पहले कि मीर कुछ कहता, शायान अपना बैग कंधे पर डालता उठ खड़ा हुआ। चल मैं चलता हूँ, अपना शिकार भी ढूंढना है जो मेरी असाइनमेंट बना दे, शायान ने अपनी बाएं आंख दबाते हुए कहा और उसकी सुने बगैर चल पड़ा। अभी उसका लेक्चर सुनने का कोई इरादा नहीं था, जबकि मीर ने नफ़ी में सर हिलाया और दोबारा अपने काम में मगन हो गया। वो यूनिवर्सिटी के गेट के करीब पहुंचने वाला था जब उसे अपने पीछे जोई की आवाज़ सुनाई दी। हे शायान, लिसन। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे पुकार रही थी और शायान बादल न खासा रुक गया। ओ अल्लाह जी, प्लीज़ नॉट अगेन। जोई की आवाज़ सुन के शायान ने अपनी आंखें बंद करते अल्लाह को याद किया। उसकी आवाज़ ही शायान का मूड ख़राब करने को काफ़ी थी, लेकिन वो थी कि शायान के इर्द गिर्द पाई जाती। शायान को सख्त एलर्जी थी इस तरह की लड़कियों से, लेकिन वो मुरव्वत और लिहाज में कुछ नहीं कह पाता था। वो उसके सामने आते हुए बोली, क्या तुम आज मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? प्लीज़ मना मत करना, मेरा बर्थडे है आज। जोई के पास हर रोज़ शायान के करीब रहने का बहाना मौजूद होता था, लेकिन शायान अफंदी उससे 10 फुट के फासले पर रहता था। प्लीज़, जोई ने शायान के चेहरे पर पुरसोच लकीरों को देखते हुए कहा। इससे पहले कि शायान मना करता, उसके जहन में चमका हुआ और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दर आई। ऑफ कोर्स डियर, शायान ने मुस्कुराते हुए कहा। जोई को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वन एंड ओनली शायान अफंदी उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार था। चलें, शायान ने उसकी आंखों में देखते कहा। जोई ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। शायान अफंदी को ज़मीर ने झंझोड़ा, लेकिन असाइनमेंट जोई के अलावा एक दिन की डेडलाइन पे कोई ना बना के देता। अपनी असाइनमेंट खुद बनाना शायान अफंदी की शान के खिलाफ था। शायान को ये पहली डेट बहुत भारी पड़ने वाली थी। वो दोनों कैफेटेरिया में आमने सामने बैठे थे। शायान को जोई की नज़रों से उलझन हो रही थी, जो कि यकटुक उसे देख रही थी। शायान को लगा कि वो यहाँ आके गलती कर चुका है। न जाने क्यों दिल को अजीब सा धड़का लगा था। वो जितना भी शरारती होता, उसने आज तक किसी की फीलिंग्स से नहीं खेला था, लेकिन आज वो ये कर चुका था। इधर उधर देखते शायान नज़र खुद से 2 टेबल छोड़ते आहिल अफंदी पर पड़ी, जो सुलगती नज़रों से शायान के हाथ को देख रहा था, जो कि जोई के हाथ के नीचे था। आहिल के सामने 2 फॉरेनर क्लाइंट्स बैठे किसी फाइल को खोले डिस्कस कर रहे थे। शायान ने पहले आहिल को देखा, फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में अपने हाथ को, और शायान अफंदी को लगा वो आहिल से नज़रें नहीं मिला पाएगा। उसने जल्दी से जोई के हाथ से अपना हाथ निकाला और उसे माजरत करता बाहर की जानिब चल पड़ा। जाते जाते वो उस टेबल की तरफ देखना ना भूला था जहां आहिल अफंदी अब अपने काम में मगन था।
वह सबकी नज़रों से खुद को बचाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि आफंदी हाउस में आहिल के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आ रहा है। फिर भी वो किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जूही के साथ कॉफ़ी पीना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आगा जाना उसके घर के हर फर्द ने अपने बच्चों को उनकी हदूद बावर करवा दी थी। सही और गलत के दरमियान फ़र्क उन्हें बचपन से बताया गया था। यही वजह थी कि आफंदी हाउस के बच्चे आज़ादी और खुदमुख्तारी का गलत फ़ायदा नहीं उठाते थे। उसने दरवाजे के हैंडल पे हाथ रख के उसे खोला और अंदर दाखिल होकर जैसे ही वो पलटा तो साकिन रह गया। वो सोफे पे टांग रखे ब्लैक डिनर सूट पहने अपना एक हाथ सोफे की बैक पे रखे और दूसरा बाजू टांग पे रखे मुसलसल टांग हिला रहा था। पाँव तले ज़मीन खिसकना, इस मुहावरे का मतलब शायान को सही मानों में आज समझ आया था। आहिल के सामने झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। वो क्या बताता कि वो सिर्फ असाइनमेंट के लिए जूही के साथ गया था। वो चलता हुआ शायान के सामने खड़ा हो गया। मोहब्बत में खयानत मुबारक हो शायान सिकंदर अफंदी, सुलगती नज़रों और सर्द लहजे में कहा गया। आहिल अफंदी के एक जुमले ने शायान अफंदी की अपनी मोहब्बत के लिए की गई दुआएं, वजीफ़ों और पाकीज़गी पे पानी फेर दिया। वो आहिल को वजाहत देना चाहता था, वो बताना चाहता था कि उसने कोई खयानत नहीं की, लेकिन उसकी ज़ुबान ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाया था और आहिल अफंदी उसे पत्थर का करके खुद कमरे से बाहर चला गया। वो आहिल के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। अंदर जाने के लिए उसे हिम्मत दरकार थी, लेकिन उसे अंदर जाना ही था, क्योंकि आहिल की नाराज़गी वो कभी मोल नहीं ले सकता था। एक लंबी सांस खारिज करके उसने खुद को रिलैक्स किया और दरवाजे पे नॉक किया। यस, कम इन। आहिल की आवाज़ पे उसने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। आहिल का कमरा निफासत और सलीके का मुंह बोलता सबूत था। ग्रे और ब्लैक कलर की थीम से आरास्ता था। आहिल अफंदी कमरे की खिड़की के सामने खड़ा बाहर लॉन में देख रहा था। उसने अपनी गर्दन मोड़ के आने वाले को देखा और फिर से अपने काम में मगन हो गया। भाई, शायान ने आहिल के पीछे जाके कुछ फासले पे खड़े होते हुए उसे पुकारा। आहिल ने हुकारा भरा। मैं बस जूही के साथ। अपनी गलती मानना सीखो शायान, अगर जस्टिफाई करोगे तो वो गुनाह बन जाएगी। आहिल ने उसकी वजाहत को दरमियान से टोकते कहा। शायान लाजवाब हुआ था। अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो ख़यानत रिश्तों में हो, जज्बों में हो या अमाल में। आहिल ने शायान की तरफ मुड़ते हुए कहा। शायान यकटुक उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़ के आहिल को गले लगाते हुए सॉरी कहा। वादा करता हूँ आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आहिल से अलग होते हुए उसने एक जज्ब से कहा और मुस्कुराया। आहिल ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। उनका आखिरी पीरियड फ्री था, इसलिए वो सारी कॉलेज के पसंदीदा कमरे में बैठी थी। निशा डाइस के पास खड़ी उस पर बाजू रख के हथेलियों को मुंह के नीचे टिकाए खड़ी थी, जबकि उसके सामने फारिया कुर्सी पे बैठी थी। नैना दीवार के साथ एक टांग ऊपर करके टेक लगाए खड़ी थी, जबकि फारिया के साथ डेस्क था जिसपे जन्नत, नूर और अर्श कतार बनाए बैठी थी। उनसे कुछ फासले पे माही हथेलियों में अपना चेहरा दिए न जाने किस बात का गम मना रही थी। कोई उन्हें खामोश देख लेता तो बेहोश हो जाता। गर्ल्स, मैं बोर हो रही हूँ, निशा ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। मैं भी, नूर ने भी अपना हिस्सा डाला। डांस कर लो, अर्श ने अपनी तरफ से तंज किया, लेकिन नूर, माही और निशा ने नैना की तरफ देखा। क्या? नैना जो कि दीवार के साथ पाँव टिका के खड़ी थी, सीधी होते हुए बोली। उन तीनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट देख के नैना को एक पल लगा समझने में। उन्होंने उठ के डेस्क और कुर्सी को दीवार के साथ लगा के बाकी कमरा खाली कर दिया और अपनी अपनी सीट संभाल के वो सारी अब नैना को मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। चल नैना, शुरू हो जा, अर्श ने आर्डर दिया। तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, पागल समझ रखा है मुझे। किसी ने शिकायत कर दी तो खुद तो मरोगी, मुझे भी मरवाओगी। नैना गुस्से से बोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब नूर ने उसे अपनी तरफ खींच के दोबारा उसी जगह खड़ा किया और निशा ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए दरवाजे को लॉक लगाया। नैना, ज़्यादा शौकी ना बनो तुम, अच्छा चुपचाप डांस करो। जन्नत ने नैना पे चोट की। तुम अपना मुंह बंद रखो। नैना को हकीकतन गुस्सा आ गया था। एक तो वो सारी उसे ऑर्डर दे रही थी, ऊपर से नखरे दिखा रही थी। क्यों बंद रखूं? जन्नत चीखी। तुमसे आहिस्ता बकवास नहीं होती, माही ने जन्नत को डांटते हुए कहा और जन्नत मुंह बसोरती रह गई। इस दौरान अगर कोई चुप करके बैठा था तो वो फारिया मोहतरमा थी। नैना ने जब देखा कि वो अपने फैसले पर अटल हैं तो बहानेबाजी करने का सोचा। सॉरी, गाने के बगैर मुझे डांस नहीं आता। नैना बहाना सोचने में गलती कर चुकी थी। भला ये भी कोई कहने वाली बात थी, जबकि उनके ग्रुप में एक अदद सिंगर भी मौजूद था। निशा, चल यार, अपनी आवाज़ का जादू दिखा, नूर ने निशा को देखते हुए कहा। निशा, जो कि सिंगिंग की बेहद शौकीन थी, फ़ौरन डाइस पे जाकर खड़ी हो गई। अब नैना के पास कोई चारा नहीं बचा था।
कौन सा गाना गाऊं? निशा ने एडवाइस मांगी थी। नैना तो एक तरफ खड़ी हो गई, जबकि वो सारी ऐसे सीटों पर विराजमान थी जैसे पता नहीं कितने नए काम के लिए बैठी हों। जब आएगा इमरान वो वाला गा लो, माही ने कहते हुए कहकहा लगाया और नूर ने भी उसके साथ हंसना शुरू कर दिया। अर्श जो कि नून लीग की सपोर्टर थी फौरन बिगड़ी। आ गया ना जब इमरान, लग पता जाना तुम लोगों को, उसने नूर और माही को कहा जो कि पीटीआई की को सपोर्ट करती थी। देखो अर्श, इमरान खान को कुछ ना कहना वरना लाशें बिछा दूंगी, नैना ने जलाली अंदाज में कहा, जबकि माही, अर्श और नूर ने नैना की तरफ हैरानगी से देखा। तुम तो कल तक नून लीग के साथ थी ना? नूर ने अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाते हुए कहा। हाँ थी, लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है, नैना ने अदाई बेनियाजी से कहा, जबकि उन तीनों ने इस बहस को किसी और वक्त के लिए उठा लिया और निशा को गाने का कहा। नागिन नागिन गा लो, जन्नत ने अपने जैसा बोंगा मशवरा दिया और नैना का दिल किया वह जन्नत का सर फाड़ दे। हाँ ये ठीक है। वो सब आमादा हो गई और निशा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बखेरा और गाना शुरू किया, जबकि नैना ने मुख्तलिफ स्टेप्स करते हुए उन्हें इंटरटेन किया। अब वो एसएसजी लग रही थी। आपको पता है आज हमने क्या किया? नैना ने फुल ड्रामाई अंदाज अपनाते हुए कहा। तुम चुप करो, मैं बताती हूँ आपको आपी। नैना के साथ कुर्सी पे बैठी नूर नैना को टोकते हुए बोली। जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे टोका ना करो नूर सिकंदर अफंदी। नैना ने नूर का पूरा नाम लेते हुए उसे बावर कराया। वो सारी आज फिर एकेडमी क्लास में एक ही कतार में रखी कुर्सियों पे बैठी थी और उनके सामने रखी कुर्सी पे इशाल फातिमा अपने मखसूस हुलिये में बैठी उनके कारनामे सुन रही थी। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था। आहो रहती नहीं तुम मिस वर्ल्ड, माही ने नैना पे चोट की और आपी समेत सब हंसने लगी। नैना बुरा मानते हुए चुप कर गई। मैं बताती हूँ आपको आपी, अर्श ने अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ तुम बता के नोबेल प्राइज़ जीत लो, नैना ने अर्श को चिढ़ाया, जबकि फारिया, जन्नत और निशा अपनी कुर्सी पर बैठी उनकी लड़ाई देख रही थी। हमने ना आज स्टाफ में रखी मिठाई खाई, अर्श ने ऐसे बताया जैसे वाकई उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिलेगा, वो भी चुरा के, फारिया ने लुकमा दिया। हाँ तो अगर टीचर्स हमें सुलह नहीं मारेंगे तो यही होगा, नूर ने दलील पेश की। आपी का कहकहा बुलंद हुआ। वल्लाह, हंसते हुए उन्होंने अपना मखसूस लफ्ज़ बोला था। लड़कियों शर्म कर लो, टीचर्स की मिठाई खा ली, वो भी चोरी करके। आपी इशाल ने उन्हें शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की, हालांकि वो जानती थी वो इस मामले में रज के बेशरम हैं। जबकि निशा और जन्नत सदमा से गंग रह गई, क्योंकि ना तो उन्हें यह पता था कि यह कारनामा उन्होंने कब सर अंजाम दिया और ना ही उन्हें मिठाई मिली थी। आप ही के शर्म दिलाने पे नैना ने अपने दुपट्टे को सर पे सेट करके एक हाथ से दुपट्टे के एक कोने को दांतों में दबाते हुए शर्माने की एक्टिंग की। बस बस नैना, यहाँ कोई रोमियो नहीं बैठा जो तेरी इस अदा पे घायल हो जाएगा। निशा ने जाने अनजाने में नैना के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। हाय, नैना ने लंबी आह भरी थी। कभी तो वो दिन आएगा जब हम मेहंदी लगवाएंगे, नूर ने अपने हाथों को देखते हुए हसरत से गुनगुनाया। या अल्लाह इन दोनों को बख्श देना जिनके नसीब में आपने उन दोनों को लिखा है, माही ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाते हुए कहा, जबकि निशा, जन्नत, फारिया और अर्श ने अपने सरों को ज़ोरों शोर से हिलाते हुए आमीन कहा। या इलाही आमीन। आपी ने भी अपना हिस्सा डाला। अस्तगफिरुल्लाह, चलो हमारे वाले तो बख्शे जाएंगे, तेरे वाला माही बेचारा, नूर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अफसोस किया। ही विल बी द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, माही ने इतराते हुए नूर के हमले का जवाब दिया। अनलकी कहो माही, नैना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरी कदर करो कदर, माही इन सियाल हर किसी के पास नहीं है। माही का ड्रामाई मोड ऑन हो चुका था। इससे पहले कि उनमें से कोई उसके ड्रामे में दखल अंदाजी करता, एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आपी के पास आया और उन्हें उनके टीचर के आने की इतला दे के भाग गया। ओके गर्ल्स, टेक केयर, वो नरम लहजे में कहती अपनी क्लास में चली गई और पीछे उन्होंने भी अपनी किताबों में सर दे लिए। वो अभी अभी अकेडमी से लौटी थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, हमेशा की तरह वो उसके सामने खड़ा था। कभी ये लड़का मुझे सुकून से दाखिल होने दे घर में, माही साइम को देखते हुए मुंह में बड़बड़ाई और उसे नज़रअंदाज करती अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। हद्दे अदब लड़की, बादशाह की शान में गुस्ताखी करती हो, सलाम पेश करो। वो उसके सामने आते हुए गर्दन अकड़ाते हुए बोला। जब वो ऐसे ही खड़ी रही तो वो बोला, इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हें दीवार में चुनवा सकते हैं गनीज, उसने अपनी आवाज़ में बादशाह की तरह रौब लाते हुए कहा। मामा, मामा कहाँ हैं आप, माही ने फ़ायज़ा बेगम को बुलाते हुए कहा। फ़ायज़ा बेगम, जो कि किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, हाथ में चमचा पकड़े किचन से माही की आवाज़ पे बाहर आई। आपका ये सपूत किसी दिन ज़ाया हो जाएगा मेरे हाथों में, बता रही हूँ आपको, माही ने रोहासी होते हुए फ़ायज़ा बेगम से कहा, जो कि उसकी उकताहट पर मुस्कुराए जा रही थी। साइम बहन को तंग नहीं करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए साइम को मसनूई गुस्से से कहा।
साइम जो हुक्म वालदा कहते हुए चला गया और फ़ायज़ा बेगम किचन की तरफ बढ़ने लगी। प्लीज़ एक कप चाय बना दें, माही ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फ़ायज़ा बेगम से कहा। नूर कहाँ है? आहिल ने शायान से पूछा, जो कि लाउंज में सोफे पे पाँव रख के खड़ा, दूसरा पाँव नीचे ज़मीन पे था। एलईडी पे कोई मैच देख रहा था। शायान इस वक्त ग्रे ढीली गोल गले वाली शर्ट साथ ब्लैक पैंट में था, जबकि आहिल ने रेड शर्ट पहने बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड किया था, साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। आप क्यों पूछ रहे हैं? शायान ने अबरू उचकाते हुए कहा। इट्स पर्सनल, आहिल ने शायान को चिढ़ाया। मैं आगा जान को बताता हूँ, शायान ने रिमोट सोफे पर फेंका और अपना पाँव सोफे से उतारते हुए कहा। जाओ बता दो। आहिल सोफे पे टांग रख के बैठ गया। अपना एक बाजू उसने सोफे की बैक पे टिका लिया। टांग हिलाते हुए वो शायान से बोला, वैसे क्या बताओगे कि मैं अपनी बीवी का पूछ रहा हूँ? शायान जो कि सोफे से कुछ ही फासले तक गया था रुक गया। बीवी नहीं मनकूहा, सिर्फ निकाह हुआ है आपका। शायान हकीकतन चिढ़ गया था। पिछले साल नूर की 18वीं बर्थडे पर आहिल अफंदी की जिद पे आगा जान ने नूर और आहिल का निकाह करवा दिया था। शायान ने तब भी बहुत शोर मचाया कि उसका भी निकाह किया जाए, हालांकि उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। यही वजह थी कि वो इस मौजू पर चिढ़ जाता था और आहिल कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था शायान को चिढ़ाने का। शायान ने चुपचाप आहिल के सोफे के साथ सिंगल सोफे पर बैठकर मुंह बना लिया। आहिल का कहकहा बुलंद हुआ। इतना तो वो भी जानता था कि नूर अपने कमरे में ही होगी, लेकिन शायान को चिढ़ा के सुकून मिलता था उसे। वो नेवी ब्लू कमीज जिस पे रेड पत्तियों का डिज़ाइन बना था पहने, साथ रेड शलवार और रेड दुपट्टे को शानों पर फैलाकर हल्का सा सर पर भी टिका रखा था। हाथ में नूडल्स का बाउल पकड़े किचन से निकली थी। शायान जो कि सोफे पर बुरे मूड के साथ बैठा था, उसे देखते ही आंखों में अलवही चमक दर आई थी और मूड बेहतरीन हो गया। वो किचन से जैसे ही निकली, उसकी नज़र सोफे के करीब खड़े शायान पर पड़ी, जो यकटुक उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखों में अलवही चमक थी। वो वहीं खड़ी हो गई। शायान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी गंभीर आवाज़ में गज़ल पढ़ना शुरू की। गर ये कह दो नहीं मेरे बिन गुजारा तो मैं तुम्हारा, क्या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। एक हाथ पैंट में फंसाए वो उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा झुक के उसकी आंखों में देख रहा था। नैना को लगा उसका दिल पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। एक सहर तारी था दोनों पे। अचानक शायान ने अपना हाथ पैंट से निकाल के नूडल्स वाला बाउल छीना और कुछ फासले पर जाके खड़ा होकर खाना शुरू कर दिया। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो कुछ सेकंड्स के लिए शायान को गायब दिमागी से देखती रही। जैसे ही उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसने पहले अपने खाली हाथों को देखा और फिर खुद से कुछ दूर खड़े मज़े से उसके बनाए गए नूडल्स को चट करते हुए शायान अफंदी को देखा। शायान, वो चीखी। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती वो लाउंज की दूसरी तरफ भाग गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शायान, मेरे नूडल्स वापस करो। उसके पीछे भागते हुए नैना ने उसे धमकी दी, लेकिन वो शायान अफंदी ही क्या जिस पर धमकियों का असर हो जाए। उसने अपने मखसूस स्टाइल में दरवाजे पर दस्तक दी। नूर जो कि सोफे पर बैठी किताब के अंदर मोबाइल पे कोई मूवी इंजॉय कर रही थी, उसने दस्तक पहचानते ही जल्दी जल्दी मूवी बंद करके सोफे से पाँव नीचे उतारे, मोबाइल को साइड पर रख के यूं पोज किया जैसे वो बहुत पढ़ रही हो। आहिल दरवाजे को धकेलता अंदर दाखिल हुआ। वो जो समझ रहा था कि नूर कमरे में नहीं है, उसे सोफे पे बैठ के देखकर दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। नूर ने जब उसके वहां आने का कोई नोटिस ना लिया तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। नूर के दिल की धड़कन बढ़ी, लेकिन वो वैसे ही बैठी रही। मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? आहिल ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। वो ब्लैक फुल सूट में साथ रेड दुपट्टा गले में डाले आहिल अफंदी के लिए सरापा इम्तिहान बनी बैठी थी। नूर ने अपनी शहद रंग आंखें उठा के आहिल अफंदी को देखा। आहिल जो कि उसे 3 दिन इग्नोर करने पर गुस्सा आया था, उसका गुस्सा दुम दबा के भाग गया और वो यकटुक नूर को देख रहा था। नूर बगैर उसके सवाल का जवाब दिए सोफे से उठ के अपना मोबाइल और किताबें समेट के बेड की तरफ चली गई। आहिल बेचैन हुआ था। वो जानता था वो आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। नूर ने अपनी किताबें बेड के साथ रखे शेल्फ पे तरतीब से रखी और वापस मुड़ी तो आहिल उसके पीछे खड़ा था। कैसे मानोगी? आहिल मुद्दे पे आया था। 10 बार सीट स्टैंड। आहिल के पूछने पर नूर ने उसी संजीदगी से जवाब दिया जिसका उसकी ज़ात से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ज़रा सी भी ढीली पड़ती तो आहिल कभी भी पुशअप्स के लिए ना मानता। आफ्टर ऑल आहिल की मैच वाली हरकत का बदला भी तो लेना था। यार मैंने तो तुम्हें बस एक आंख मारी थी, चाहो तो तुम भी मुझे मार लो,
मैं ज़रा भी माइंड नहीं करूँगा। बेबसी से कहते हुए आखिर में आहिल शौक हुआ था। नूर को हंसी आई, लेकिन वो बड़ी महारत से छुपा गई और बेड की तरफ मुड़ गई। आहिल ने उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे घने बालों को बेबसी से देखा। वो जाके बेड के किनारे टिक गई और आहिल अफंदी ने अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसके सामने जाके पुशअप्स करना शुरू कर दिए। नूर, जो कि इतनी देर से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, खिलखिला के हंसी, और इस हंसी पे तो आहिल अफंदी अपनी जान भी कुर्बान कर देता। और वैसे भी नूर के अलावा कौन सा कोई देख रहा था, ये आहिल का ख्याल था। नूर के हंसने पे आहिल ने सुख का सांस लिया था। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। आहिल ने नूर के दाएं बाएं बेड पे हाथ टिका के ज़रा सा झुक के उसकी शहद रंग आंखों में अपनी ब्राउन आंखों को गाड़ते हुए कहा। नूर की हंसी को ब्रेक लगी। आहिल हल्की सी मुस्कुराहट लिए पीछे हुआ और अपनी बाएं आंख दबाते हुए नूर के कमरे से चला गया। नूर ने अपने दिल पे हाथ रखे गहरी सांस ली। फ्लर्टी इंसान। नूर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए आहिल को नए खिताब से नवाजा। आहिल सुन लेता तो बेहोश हो जाता। जैसे ही नूर की नज़र शेल्फ में किताबों के दरमियान रखे मोबाइल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी।